मैं कभी कभी सो जाता था डेस्क पे जब मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। और आपके टीचर आपके कान नहीं खींचती थी? जी, कि जब मैं 6 साल का था तो डॉक्टरों ने कहा कि आप फौत हो जाओगे, क्योंकि मेरी दोनों किडनीज काम नहीं करती थी, पत्थर बन गई। तो वो हैरान थे कि मैं जिंदा हूँ अभी तक। ज़ाती तौर पे 2 किडनी उन्होंने जब डॉक्टर्स को बताया कि ये तो जिंदा है। जी, जावेदनामा का ये था कि उनके जो बेटे थे डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि आप आके मुझे मिलें तो मैं आपको तफसीली बताता हूँ कि क्या मेरे ज़हन में है। और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब अल्लामा इकबाल के खतूत लेकर आए आपके पास और आपसे रिक्वेस्ट की कि अब आप जावेदनामा का पर काम करना शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको देसी टीवी यूएसए की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। हमने आज जिस इंसान को दावत दी है हमारे शो में, वो है पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा, जिन्होंने अल्लामा इकबाल के जावेदनामा को मुसव्वरी की शक्ल देकर कैनवस पर उतार कर तहरीक पाकिस्तान के तमाम मनाजिर को हमारे सामने रख दिया है। इस लेगेसी को अपनी आने वाली नस्लों के लिए संभाल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जिमी इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं हम आपको। जी जी, शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। जी जी। जिमी, आपने अल्लामा इकबाल की मुसव्वरी को, आपने जावेदनामा को मुसव्वरी के रंग दिए, आपने उसको उतारा कैनवस पर, और आप पाकिस्तान के पहले मुसव्विर हैं जिन्होंने जावेदनामा को कैनवस पर उतारा और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक लेगेसी बनाई। इस फ़न को आगे मुंतकिल करने का आप ज़रिया बने, आपने बताया। हम चाहेंगे कि आज हम इस हवाले से थोड़ी सी आपसे यकीनन बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी कि आप किस तरह, आपकी आबाई ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ पैदा हुए, और आर्ट और फ़न के साथ ये जो आपका रिश्ता है इतना खूबसूरत, ये किस तरह बना? असल में मैं पैदा तो बलूचिस्तान में हुआ, लॉरेलाई में, और 13 अगस्त 1954 में पैदा हुआ था। फिर तालीम मेरी लाहौर में हुई है और वहीं मेरा कैरियर शुरू हुआ एज एन आर्टिस्ट। और मैं चाहता था कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उससे थोड़ा मैं फ़र्क काम करूं, और मेरी सोच भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ़ एक आर्टिस्ट बनूं, मैं चाहता था कि मैं इंसानियत की खिदमत भी करूं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना एक इबादत है। तो मैं चाहता था कि वो इबादत को मैं कंटिन्यू करूं। तो जब मैंने करियर भी शुरू किया तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं अपने आर्ट से चैरिटी करूंगा, यानी कि वो इंसान जो दुखी है, जो तकलीफ़ में है, उनको मैं हेल्प करूंगा मेरे आर्ट के थ्रू। और दूसरी बात है कि अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें क्यों पेंट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट भी करते हो, हिस्टोरिकल भी करते हो, लैंडस्केप करते हो, आर्किटेक्चर करते हो, ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, एक चीज़ क्यों नहीं करते? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैं कुदरत का तालिब इल्म हूँ, और एक नाम अल्लाह ताला का है अल मुसव्वर, जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनका तालिब इल्म हूँ। तो जब मैं तालिब इल्म उनका हूँ तो फिर मेरी लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं उनकी तरह परफेक्ट तो बन नहीं सकता, तो मैं सीखता रहूँगा। तो मैं सारी लाइफ सीख रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें करता था। लेकिन मेरे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जिसका आपने ज़िक्र किया, जावेदनामा, पार्टीशन। बिल्कुल, जावेदनामा और पार्टीशन के ऊपर हम यकीनन इसके बाद बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी का बताएं कि आपने अपना बचपन कैसे गुजारा, बचपन के अंदर क्या वाकई आपके वालिदैन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि आपका रंगों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और इस तरह की कोई, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है जिमी, तो बचपन के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें, और क्या आपने ख़ुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मैं इस फील्ड की तरफ जाना चाहता हूँ? आपके पेरेंट्स का इस हवाले से कितना आपके साथ ताउन था?
जी, असल में बचपन तो मेरा वैसा ही था जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। फ़र्क सिर्फ ये था कि जब मैं 6 साल का था तो डॉक्टरों ने कहा कि आप फौत हो जाओगे। यानी मेरे वालिदैन को कहा, मुझे तो नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन वालिदैन को कहा कि आप 2-3 महीने के बाद ज़िंदा नहीं रह सकोगे, क्योंकि मेरी दोनों किडनीज काम नहीं करती थी, पत्थर बन गई थी। तो उस ज़माने में काफ़ी बच्चों को ये तकलीफ़ थी, तो वो 2 महीने में सारे बच्चे फौत हो गए, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा था। तो मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए। और उस वक्त आप बलूचिस्तान में ही थे? आप उस वक्त बलूचिस्तान में ही थे? नहीं, लाहौर में था। तब आप लाहौर आ गए थे। तो सारे बच्चे तो चले गए, तो वो हैरान थे कि मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, ज़िंदा हूँ। ज़ाती तौर पे 2 किडनी फेल। उन्होंने जब डॉक्टर्स को बताया कि ये तो ज़िंदा है, तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो सारे बच्चे तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम ले आते उसको आपके पास। तो मुझे जब ले गए तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने मेरी किडनीज चेक की, तो पुराने एक्सरे के साथ कंपैरिजन किया, तो उन्होंने फिर मेरे वालिदैन को कहा कि इसकी ज़िंदगी में तो मुआवजा हुआ। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसके जिस्म में तो ब्रांड न्यू किडनीज पड़ी हुई है। अच्छा। ब्रांड न्यू। अच्छा। तो मुझे कुदरत ने वो ब्रांड न्यू किडनीज दी थी, क्योंकि इसीलिए कुदरत ने मैं आपसे आगे इतने बड़े बड़े काम करवाने थे। इसीलिए मैं हमेशा उनका शुक्रिया करता हूँ, अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सारी का। उम्र मेरी गुजर गई है उनको शुक्रिया करने में, क्योंकि मैं उनको खुश करता हूँ। इंसान खुश हो या नहीं हो मुझे नहीं इतनी परवाह, लेकिन उनको मैं खुश करता हूँ। तो ये एक इवेंट था मेरा बचपन में। दूसरी बात थी कि मैं जब बचपन में भी मेरे पास कोई चीज़ ऐसी थी ख़ास मेरी, वो मैं दे देता था बिला तकल्लुफ़ के शुरू से ही किसी आप को। इतने, आपके अंदर ये वाली चीज़ थी, इंसान दोस्त, और आप सेंसिटिव। आर्टिस्ट का तो नेचर ही यही होता है कि वो सेंसिटिव होता है, इसी वजह से मतलब बचपन में ही आपकी शख्सियत के ये पहलू थे। हाँ, लेकिन मैं जैसे ज़हीन बच्चे होते ना पढ़ाई में, वैसा मैं नहीं था। नहीं, ना ज़हीन करें, बच्चा। ये ना करें। I don't मैं believe थे। पढ़ाई में कोई शौक नहीं था। अच्छा। या मैं क्लास में कभी कभी सो जाता था डेस्क पे, जब मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, कौन सा, एक्सक्यूज मी, जरा पहले ये बताएं कौन से सब्जेक्ट्स आपको नहीं? मैथ कैसा लगता था आपको? मैथ कैसा लगता था? मैथ, रियाजी का, हिसाब का जो सब्जेक्ट था वो कैसा लगता था? नहीं, मुझे कोई समझ में नहीं आता था सब्जेक्ट, मुझे कोई पसंद नहीं थे। अच्छा। क्योंकि मुझे जिस क्लास में पढ़ाई नहीं करनी थी ना, तो मैं, हमारे स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा चर्च था। अच्छा अच्छा। वहाँ वो ऑर्गन बजता था, म्यूजिक वगैरह। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ चला जाता था क्लास छोड़ के ना, मैं वो सुनता था। अच्छा। जब पीरियड ख़त्म हो जाता था कोई ऐसा सब्जेक्ट का जो बोरिंग था, फिर मैं आ जाता था क्लास में वापस। और आपकी टीचर आपके कान नहीं खींचती थी? जी। तो असल में मैं वही करता था जो मुझे पसंद था। अच्छा। फिर जब मैं छोटा भी था तो तब कभी कभी स्कूल से पैदल चल के घर जाता था। अच्छा। मैं देखता रहता था इर्द गिर्द चीज़ें वगैरह, घूमता फिरता घर चला था। और घर वाले फिक्र नहीं करते थे, उनको पता था कि he is very ये पहुंच जाएगा, independent आ and जाएगा। responsible बच्चा। क्योंकि बहुत छोटी उम्र पे भी मैं पहाड़ों पे और इधर उधर चला जाता था अकेला। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने एनसीए की दीवारों पे भी, एनसीए में भी आपने इसी रविश को कायम रखा, और वहाँ पे भी एनसीए के अंदर बहुत ज़्यादा आपने जी। दीवारें जो थी उनको मैं पेंट पहले कर छोड़ा। आपको स्कूल के, जब चलिए। स्कूल में मैंने मैट्रिक दे दिया तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैंने नहीं पढ़ना कुछ भी। अच्छा। अब अच्छा। मुझे कोई शौक नहीं, पेंटिंग करूँगा। अच्छा। वालदा ने कहा नहीं नहीं, आप कॉलेज जाना पड़ेगा। तो मैं एफसी कॉलेज चला गया, लेकिन मैंने आज तक वहाँ एक दिन भी पढ़ाई नहीं की। मैं सारा दिन ड्राइंग करता था। तो जब टीचर मुझे पूछते थे कि आप ये सब्जेक्ट करें, अब ड्राइंग क्लास तो नहीं है, तो मैं कहता मुझे नहीं करना। तो वो कहते थे फिर क्लास के बाहर जाके ड्राइंग करो। तो मैं क्लास के बाहर जाके ड्राइंग करता था। तो वो लोग आपकी ड्राइंग्स देखते थे। आई होप जिमी कि उस वक्त भी आपकी बड़ी एक मैच्योर और बड़ी नज़र आता होगा, आपकी ड्राइंग्स के अंदर आपकी स्किल्स नज़र आती थी। तो कभी किसी टीचर ने देख के ये कहा कि ये बच्चा तो कुछ बनेगा भाई, इसकी ड्राइंग स्किल्स बड़ी अच्छी वो हैं? तो
जब मैं 6 साल का था ना, तो एक छोटे बच्चों की नुमाइश में मैंने हिस्सा लिया। अच्छा। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था जब अच्छा, 6 साल का था। अच्छा। तो कैजुअली तो मैं कर रहा था पेंट वगैरह, लेकिन अब कॉलेज में भी तो जब मैं ड्राइंग कर रहा था बाहर, तो एक दिन गुजर रहे थे वहाँ से सीनियर टीचर, वो कहते हैं आप क्लास में नहीं हो। मैंने कहा मुझे क्लास में पसंद नहीं है, तो मैं बाहर ड्राइंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लो। ये एफसी में हुआ था? एफसी में। ओके। तो फिर मैंने एनसीए ज्वाइन किया। अब एनसीए में पहले मैं डिज़ाइनिंग सेक्शन में दाखिल हो गया, लेकिन सारा दिन मैं गुजारता था फाइन आर्ट के स्टूडियो में। तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा जब आपने यहीं गुजारना टाइम, तो आप फाइन आर्ट ज्वाइन कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं ज्वाइन कर देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही है ना, एनसीए का और उसका? नहीं, एनसीए ही के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट फाइन है। आर्ट। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने डिज़ाइनिंग से निकल के फाइन आर्ट्स में आ गया। अच्छा। अब मैं वहाँ स्टूडियो में पेंट करता था रात दिन। कोई भी नहीं करता था वहाँ पेंट, सारे स्टूडेंट घर चले जाते थे। तो मुझे चौकीदार पूछते थे कि आपका कोई घर बार नहीं है, आपके कोई वालिदैन नहीं है? मैंने कहा है, मेरे वालिदैन भी है, घर वाले भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा। तो मैं फिर 2-2, 3-3 दिन तक पेंट करता था वहाँ, रहता था वहाँ, पेंट करता था। उसके बाद जब फाइनल ईयर में गया तो एक डिस्कशन थी कि आर्टिस्ट को डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है। सही सही सही। तो मैंने फिर कहा कि ये बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गेट से बाहर निकल गया फाइनल ईयर में, और मैं घर चला गया। तो मेरी वालिदा ने पूछा आप क्या किया? मैंने कहा बस मैंने छोड़ दिया, डिग्री नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने डिग्री नहीं ली, मैं वैसे ही चला गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की, और मैंने कहा कि अब मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं 16 से 18 घंटे काम करता था, मेहनत करता था पेंटिंग पे, और 6-7 साल तक तो मैं सिर्फ मेहनत करता रहा। और फिर जब मुझे पता चला कि अब सही है, फिर जो नुमाइश हुई थी एक पहली 78 में, मेरी पहले, उससे पहले नुमाइशें की है, लेकिन ये वो मास्टर्स के साथ थी, बड़े बड़े नाम थे। और वो आपकी पहली नुमाइश थी जिसके बाद आपने अपना नाम बनाया, मतलब एकदम आपको जो पहचान मिली, आपको पहली नुमाइश थी 78 में, ऑल पंजाब में। अच्छा। उसमें कोई 200-300 आर्टिस्ट थे। अच्छा। और सब बड़े बड़े नाम थे। अच्छा। उसमें से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला पहली नुमाइश में। उसके बाद मुझे वो थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिली, मैंने और मेहनत की, फिर और उस नुमाइश में आपका जो टॉपिक था पेंटिंग्स का, वो क्या था? पार्टीशन की पेंटिंग। पार्टीशन, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम इसके ऊपर भी आए, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के अगर इमोशंस को, पार्टीशंस को, उस वक्त के हालात को जो लोगों ने फ़ेस किए, अगर हम उसको देखना चाहें तो आपकी जो तस्वीर हैं, जो पेंटिंग्स हैं क़याम पाकिस्तान की पार्टीशन की, वो बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह, एक रील की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और वो एक्सप्रेस करती हैं। और आपका जो एक ताल्लुक़ है जिमी क़याम पाकिस्तान के, और उसके साथ कि आप 7 साल के बाद क़याम पाकिस्तान होने के बाद आपकी पैदाइश हुई, और ताल्लुक़ आपका पारसी ख़ानदान से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आपके जज्बात, जो आपकी मोहब्बत है, वो आपकी पेंटिंग्स में झलकती हैं। असल में क़याम पाकिस्तान की जो पेंटिंग है ना, वो मेरे साथ एक रूहानी ताल्लुक़ है, और मैं बिला झिझक के ये कह सकता हूँ कि मेरा रूहानी ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, क्योंकि ये मुल्क मैंने छोड़ा नहीं। हालांकि मेरी सारी फैमिली चले गई, तो मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, मेरा इसके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। और मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल भी हूँ, और उन्होंने मुझे अपनी गद्दी पे भी बिठाया, जो उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बिठाया। तो उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत दुआ की मेरे लिए, और मैंने फिर मेहनत भी की, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं काम करूंगा तो पाकिस्तान के लिए करूंगा। पाकिस्तान के लिए।
मुल्क के लिए करूँगा तो वो और आपकी फलाई पहली- काम भी करूँगा अपने स्टाइल बिल्कुल से। बिल्कुल, हम फलाही कामों के ऊपर आपके आते हैं क्योंकि ये तो आपकी शख्सियत का बड़ा निखरा हुआ पहलू है। और वहाँ से ही मैं कनेक्ट करूँगी वापस कि जो आपकी पहली नुमाइश थी आपने क़याम पाकिस्तान पे, यही आपकी पेंटिंग्स, यही सब आपने उस वक्त किया था उस नुमाइश के अंदर, जो आपकी मौजूदा पेंटिंग्स हैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। तो उसकी और भी नुमाइशें होती रही, नुमाइशें और बहुत भी जगह होती हैं। जगह मैंने उसको डिस्प्ले किया, पेशावर जाके, पिंडी जाके, इस्लामाबाद जाके, वो मेरे से बोरो भी करते थे लोग डिस्प्ले के और लिए। वो इंटरनेशनली भी आपने उन एग्जीबिशंस को वो बहुत जगह पे इस्तेमाल हुई है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और कुछ प्लेस में भी इस्तेमाल किया है उन लोगों को। और वो एक ज़माने में तो हर 14 अगस्त पे 23 मार्च को उसकी वो न्यूज़पेपर में तस्वीरें आती थी, मेरे बयानात आते थे वगैरह आते थे। और फिर मैंने देखा कि जब फ्लड आए, जब वो अर्थक्वेक आया, तो मुझे ऐसे लगा कि पार्टीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो लोग अभी भी चल रहे हैं काफ़िलों में, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा मुल्क अभी भी फुली सेटल नहीं हुआ। वो जो होता है ना, एक पास के साथ अभी भी लिंक है हमारा बहुत ज़्यादा। लोग अभी भी घर के बगैर रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। तो अभी इस मुल्क में बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपोजिशन में है, तो वो अपोज करते सिर्फ, गवर्नमेंट है तो वो फिर अपोजिशन के साथ कोई राब्ता नहीं होता। तो मेरा मतलब कि मिल के कोई मुल्क को आगे नहीं चला रहे हैं, यानी कि बिट्स एंड पीसेस में वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत मुल्क है अल्लाह ताला ने दिया है। दुनिया में कोई मुल्क इतना खूबसूरत नहीं है जितना पाकिस्तान है। ऑटोमेटिक पे तो नहीं चल सकता मुल्क ना, हमें सबको मिलकर मुल्क की तरक्की करनी है। तो उसके लिए तो फिर एक कलेक्टिव सोच होगी, फिर होगा, फिर हम अल्फाजों से प्यार करते, लव पाकिस्तान, दिल है पाकिस्तान में। तो ये जो अल्फाज है, इससे तो मुल्क आगे नहीं चलने वाला। आपको मुल्क तो इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ करनी होगी, जो कि वक्त की ज़रूरत है कि आप जो करें, आपकी कॉल और फेल में ताज़ाद ना हो, आप जो करें वो अपने पाकिस्तान की, जैसे आप तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि आपकी जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, आप अपने काम के ज़रिए उसका इजहार भी कर रहे हैं। मैं अब जावेद नामा की तरफ चलूँगी, उस पर हम बात करते हैं। आपने बारहा बताया कि जावेद नामा का जो आपका सफ़र था, आपने किस तरह अल्लामा इकबाल का जो काम था वो आपने किस तरह उसकी तरफ आप आए, जावेद नामा का आगाज़ कैसे हुआ, उसको मुसव्वरी की शक्ल में ढालना, कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब अल्लामा इकबाल के खतूत लेकर आए आपके पास और आपसे रिक्वेस्ट की कि अब आप जावेद नामा का पर काम करना शुरू करें। मैं चाहूँगी कि आप ये सब जो है अपने अल्फाजों में ज़रा लोगों को बताएं। जी, जावेद नामा का ये था कि उनके जो बेटे थे डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि आप आके मुझे मिलें, तो मैं आपको तफसीली बताता हूँ कि क्या मेरे ज़हन में है और मेरे वालिद क्या चाहते थे। तो उन्होंने कुछ मुझे ख़त भी दिखाए, और जो इलामा साहब की ख्वाहिश थी कि कोई जावेद नामा को पेंट करे, तो मैंने उनको साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लेकिन नेचुरली उनके वफ़ात के बाद, क्योंकि कई लोगों ने आजमाइश की वो पेंट करने की, लेकिन कर नहीं सके। किसी ने एक सीन बनाया, किसी ने 2 सीन बनाए, पूरा नहीं कर सके। मैंने उनको कहा मैं पूरा पेंट कर दूंगा आपको, और ये चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो फिर 1 साल लगा के मैंने पूरा कंप्लीट किया। मैं उनके घर ही ठहरता था। और अल्लामा इकबाल साहब ने जो ख़त के अंदर जो लिखा था, कुछ वो उस हवाले से बताएंगे? हाँ जी, वो अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था कि ये सिर्फ कोई आर्टिस्ट होगा तो वो जावेद नामा नहीं पेंट कर सकेगा जब तक उसमें इल्म इलाही नहीं होगी। और जो शख्स भी ये काम करेगा उसका दुनिया में बड़ा नाम होगा। तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था सारा कुछ।
तो मैंने जब पूरा किया तो मुझे खुशी थी कि हमारे नेशनल पोएट थे, इतने सालों से किसी ने ये पूरा नहीं की, ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं की। तो मैंने 1982 में ये ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे खुशी भी हुई और उधर से मुझे काफ़ी सोचने का मौका मिला। मेरे जहन में भी कोई बड़े आइडियाज़ आ गए आफ्टर जावेदनामा, क्योंकि वो बहुत ही एक क्रिएटिव सा काम था, बहुत मुश्किल काम था, वो आसान काम नहीं था। इसलिए मुझे समझ आई कि क्यों नहीं पहले लोगों ने पेंट किया, तो फिर वो तो मैंने काम कर दिया और मुझे खुशी है। आई एम श्योर के इलामा इकबाल की रूह खुश हो गई होगी। बिल्कुल, तो रूह मैंने भी वो खुश काम होगी पूरा कर और दिया। हमारी जो नस्लें हैं वो उनके लिए आपने एक बहुत बड़ी चीज़ की है। जिमी, देखिए कि अगर हम बहुत सारे लोग होते हैं जो किताब को पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन आपने मुसव्वरी की शक्ल में पूरा जावेदनामा जो है उसको आपने उतार दिया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी जितनी भी पजीराई की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। अब आते हैं आपके सोशल वर्क की तरफ, आपके चैरिटी वर्क की तरफ। आप हमेशा कहते हैं कि अब मैं पाकिस्तान का नौकर हूं और आपने आज तक जितना भी अर्न किया, जो कुछ भी किया, आप उसको चैरिटी के अंदर दे देते हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स हैं इस हवाले से आपके? मैं आपको बताऊं कि दुनिया में तकलीफ़ तो बहुत है, लोगों को हेल्प की ज़रूरत भी बहुत है, लेकिन हम सबको हेल्प नहीं कर सकते, हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आँख जो किसी को देख ले और हम कर सकते उसकी मदद हमें करनी चाहिए। मेरा चैरिटी वर्क वो है कि अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ मेरी चैरिटी वही होती है। बाकी जो मैं करता था, स्पेशल बच्चों को ले जाता था 5 स्टार होटल्स में, एंटरटेन करता बिल्कुल, ऐसे आपने था, वो बहुत मैं किया। बाय एग्जाम्पल करता था कि दूसरे लोग भी फॉलो करें, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। 15-16 साल तक मैंने कंटिन्यूसली किया स्पेशल बच्चों के साथ। मैंने 200 बच्चों से लेके 6000 बच्चे ले गया हूँ पब्लिक प्लेसेस में सही। और उनको एंटरटेन किया है, उनको VIP ट्रीटमेंट दी है, उनको मैंने कोशिश की कि सोसाइटी में हम एक्सेप्ट करें रिस्पेक्टफुली, क्योंकि जब तक हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अल्फाजों से कुछ नहीं बदल सकता, बोल देना बस हो जाएगा, कर देंगे, सोच लेंगे, इससे नहीं होगा। बिल्कुल, आपको अमल करना जाके- पड़ता है। तो आप जाके लोगों फलाही को- कामों के लिए किस तरह वक्त निकाल लेते हैं? दूसरा मैंने हेल्प किया है प्रिजनर्स को, जेलों में को। काम किया मैंने। फिर मैंने KSB फाउंडेशन से फंड लेके पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये पहला था पाकिस्तान में। सही। उसके बाद मैंने वॉक कल्चर क्रिएट किए। इसके अलावा मैंने सारे NGOs को तकरीबन हेल्प किया है किसी न किसी तरीके से। 2 नाम लूँगा मैं जिनका मैं नाम बार भी लेता हूँ। एक अब्दुल सत्तार ईदी तो हमारे साथ नहीं है, बहुत इज्जत करता था, उनसे मुलाकात भी रही है। मैंने उनकी ड्राइंग्स भी बना के स्टेट बैंक म्यूज़ियम को डोनेट की। दूसरे हैं डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी जो SIUT के हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बिल्कुल, बड़ा काम बिल्कुल, है। बिल्कुल। उस जैसा कोई शख्स मुझे बाहर दिखने में नहीं मिला। और कई दफ़ा बाहर के मुल्क कहते थे कि पाकिस्तान में क्या है, तो मैं कहता था हमारे जो 2 लोग हैं ना वो तुम्हारे पास पूरी कौम में नहीं है, तो मैं उनको कहता था। नो डाउट। दूसरी बात यह है कि चैरिटी तो बहुत होती है यहाँ, लेकिन चैरिटी किस्म किस्म की होती है। कुछ होती है गुड सर्विस होती है, जैसे ये एम्बुलेंस है, ये गुड सर्विस है। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है वो ये है कि जब सिर्फ अल्लाह जानता है और जो जिसको मदद कर रहे वो जानता है, तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है। तो मेरे नज़दीक वो सबसे आला सोशल वर्क है। मैं NGO नहीं हूँ, मेरे जेब में जो आते हैं वो ही मैं देता हूँ, क्योंकि जब आप अपने पैसे देते हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक असली रूहानी सोशल वर्क तस्कीन है। आपको अब जब बिल्कुल। मैं फंड इकट्ठा करूँ सारी दुनिया से और फिर उससे मदद करूँ लोग,
तो वो फिर मेरा कोई कमाल नहीं है, सही, वो तो फिर मैं लोगों के पैसों से मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अपना तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, इसलिए मैं सिंपल तरीके से रहता हूँ कि जो पैसे मैंने कोई लेविश लिविंग या करनी थी वो मैं बांट देता हूँ लोगों को। तो इसलिए मैं जो घर आपने मेरा देखा था जी। जहाँ आप आई थी, तो इसलिए मैं इसी तरह रहता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं काम करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी अल्लाह देगा। मियां आपको लंबी उम्र दे सेहत के साथ, और आपका साया जो है वो पाकिस्तान पर हम सब पर सलामत रखे। आप पाकिस्तान का असासा हैं। मैं आपसे यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इतनी आपकी बिज़ी लाइफ है, इतना बिज़ी स्केड्यूल है, आपका स्केड्यूल इतना बिज़ी है, इतनी आपकी बिज़ी लाइफ है, आप हर वक्त चैरिटी वर्क में भी इन सब चीज़ों में बिज़ी होते हैं, इस तरह के आप काम कर रहे होते हैं, तो इस सब के लिए आप वक्त किस तरह निकाल लेते हैं? मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं कहा कि मैं बिज़ी हूँ, सही, ना मेरा बिज़ी शेड्यूल है, मेरा अपनी मर्ज़ी से शेड्यूल है। सही, मैं चाहूँ तो सारा दिन करूँ काम, नहीं चाहूँ तो मैं सारा दिन बैठा रहूँ, कुछ भी ना करूँ। सही, ना मुझे किसी ने पूछना है, ना मुझे कभी किसी ने कहा कि आप काम करो। सही, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है जितना भी काम किया। ना मैंने कभी जॉब की है, ना मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी मर्ज़ी से करता था, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारी मैंने, और मैं अनगिनत लोगों की मदद भी कर सका उसी अपने उसमें से। हालांकि मैं ख़रीद सकता था बंगले, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, कई बंगले वगैरह, नहीं खरीदी मैंने, मुझे शौक़ नहीं था। मेरे नाम पे कोई चीज़ नहीं है, मैंने कोई जायदाद वायदाद नहीं रखी अपने पास, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब जाऊँगा खाली हाथ चला जाऊँगा। और आप जिस इन तरह सब हम आए पे थे, बहुत खुश हैं, आपको एक दिली तस्कीन है कि आपने आप इस सब पे बहुत खुश हैं, आपको एक दिली तस्कीन है कि आपने ज़िंदगी जिस तरह की भी बसर की, जो कि बहुत आपने अच्छी, बहुत खूबसूरत बसर की है, तो इसके लिए यू आर सेटिस्फाइड कि अभी तक की जितनी ज़िंदगी गुजरी है बहुत अच्छी, बड़ी मज़े की गुजरी है? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया मैंने सही किया, और मुझे कोई ऐसे ख्वाहिशात नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं पा नहीं सकता था, ले नहीं सकता था। सब कुछ आपके सामने था, आपकी प्लेट फुल थी। अब अगर मैं आपसे जिमी ये सवाल करना चाहूँ कि ज़िंदगी की इस स्टेज के ऊपर आकर आपको, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं और सोचें कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को इस डायरेक्शन में करना चाहता, या मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी थी, क्या ऐसा कुछ कभी आपको फील हुआ कि किसी भी और चीज़ की कमी? माजी के बारे में सोचता हूँ ना कभी, तो मुझे ज़रूर एक ख्याल आता है कि मैं शायद नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, कि मैं 30-30 किलोमीटर चल रहा हूँ धूप में, गांव से गांव जा रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये एक एबनॉर्मल अप्रोच थी। मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हो, तो मैं उनको यही जवाब देता था। मैं कहता था आप अपने शौहर को भेजो मेरी जगह लेने में, तो मैं फिर घर पे बैठूंगा। तो जब आपकी वाइफ हयात थी, कभी उन्होंने आपसे शिकायत की वाइफ ने मुझे कि आप मुझे कभी प्रॉपर? ओके, उनका सपोर्टिव हैंड रहा? मेरी वाइफ जो थी ना, बहुत सपोर्टिव थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसको पता था कि मैं आर्टिस्ट के साथ शादी की है, ये सोशल वर्क भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और वो वैसे इंसान भी शायद मेरे से बेहतर थी, हालांकि उसकी वफ़ात हो गई है 2014 में, लेकिन वो एक अच्छी इंसान थी, और वो खुश होती थी जब वो देखती थी कि मैं अच्छे काम में टाइम सर्व कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर था कि लोग उनको ज़रूर कहते थे कि ये देखो क्या कर रहा है, तो वो कहती थी कि वो सही कर रहा है, सही कर रहा है। तो मेरी बेटी भी बस खुश होती थी। मेरी बेटी, हालांकि वो अब यूएसए में है, वहाँ सेटल्ड है, शादीशुदा है, तो वो भी खुश थी कि मैं अपने काम में करता हूँ। ज़िंदगी में कोई तशनगी अगर रह गई हो, ज़िंदगी में कोई तशनगी रह गई हो,
नहीं, मैंने कभी भी अपने लिए दुआ नहीं की। मैंने अपनी ज़ाती कोई चीज़ के लिए मैंने नहीं दुआ की। अब मैं जैसे हारून साहब की फैमिली के साथ मैं फैमिली की तरह हूँ, तो ये भी अल्लाह का करम ही होता है बिल्कुल। कि आपको अच्छे लोग इतने अच्छे हैं तो मिलते हैं जिसके obviously- साथ आप टाइम गुजार सकते हैं। जी जी जी। और जिमी, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ज़ात है, आपकी जो शख्सियत है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये किसी भी इंसान के लिए किसी असासे से कम नहीं होगा, किसी ख़जाने से कम नहीं होगा कि आपके साथ बैठ के कुछ घड़ियां बिता के अगर मेरे ख्याल में कोई बैठेगा तो वो कुछ सीख कर ही उठेगा। अभी तक मैं पिछले 2-3 घंटे से आपके साथ हूँ, बट मैंने बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मैं प्रोग्राम के एंड में यहाँ आपसे तो आपने जो इतना कुछ सीखा तो फिर मुझे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए कि मैं सारों को सिखा सकूं। मैं यहाँ पे इसी बात को कनेक्ट करूँगी कि आपने आगाज़ में भी कहा कि आपने डिग्री वाली बात के ऊपर कि डिग्री जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी या जॉब ढूंढने के अंदर तो आपकी यकीनन हेल्प करती है, बट आपने अपना करियर डिग्री के बगैर बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह अशफाक अहमद भी यही कहते होते थे कि हम आम आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो बंदा जिसने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी होती, बहुत कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, नो डाउट आपका तजुर्बा ज़िंदगी में मेरे से कहीं ज़्यादा है, आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सब चीज़ों के बारे में। डिग्री के बगैर तो कि जब आप तकरीर करो तो ये बात नहीं मेंशन करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिग्री ले, वो नहीं ऐसे ही गेट से बाहर निकल के चल पड़े। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं कहता कि हर इंसान को कोई और कर रहा है तो ज़रूरी है कि वैसा ही करे। वो मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा तो मैं भी, मेरे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। Exactly. मैं अपना काम बेहतर कर सकूँगा। कॉन्फिडेंस तो आप में बहुत ज़्यादा था भाई। मैं प्रोग्राम को चाहती हूँ कि हम थोड़ा लाइटर नोट पे इसको एंड करें। सवाल तो ये बिल्कुल आगाज़ का था, बट मैं आपसे अब पूछ रही हूँ कि अम्मा अब्बा से आपको किस बात पे डांट पड़ती थी? कभी डांट पड़ी? मेरे फादर तो बहुत ही जेंटल किस्म के शख्स थे। अच्छा। इवन मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे तो मुझे सिर्फ इतना ही कहते थे कि प्रिंसिपल से साइन कराओ। तो मैं कहता कभी था, आपने ये नहीं किया कि नहीं, अब अब्बा के मार्क्स नहीं, जो नहीं, थे सिग्नेचर को नहीं, खुद नहीं। ट्राई फिर करके मेरी रिजल्ट बहन कार्ड पे साइन वो, कर अच्छा देती वो थी। यही साइन थी। कर। सही मेरी सही। वालदा भी एक नर्स थी। अच्छा। वर्ल्ड वॉर 2 में नर्स थी। ओह वाह। और बड़ा ख्याल किया है मेरी वालदा ने। जब भी मैं बीमार होता था, छोटा होता था, तो वो मेरे साथ ही बैठी रहती थी, नहीं जाती थी जब तक मुझे ठीक नहीं लगता था। तो मेरा बचपन से ख्याल किया। फिर उसी तरह मैंने भी वालदा आपने को भी प्यार ख्याल किया किया। जब तक वो हयात थी। 2016 में वो भी वफात पा गई ह्यूस्टन में, यूएसए में। ओके। मैं उनके करीब ही था जब वो अच्छा, वफात अच्छा, पाई है। अच्छा, अच्छा। आप यकीनन बड़ी बस अच्छी उन्होंने औलाद बहुत होंगे। प्यार किया मुझे, बहुत अच्छे तरीके से हमारी तरबियत की। और हालांकि मुझे कोई पढ़ाई लिखी की शौक नहीं था, लेकिन मेरे वालिद बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के, और वो भी लोगों की खिदमत करते थे। कोई भी टाइम पे फ़ोन आता था कि मदद ऑब्वियसली चाहिए। आपको ये जीन्स में होगा, आपकी विरासत में होगा, आपने अपने घर से ये सब कुछ सीखा होगा, तो ये चीज़ें आपकी शख्सियत का हिस्सा बनी, जो आज आप अपने आप को इतने बड़े आर्टिस्ट हो के आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ। आप जिस भी इंटरव्यू में जहाँ पे भी आप जाते हैं तो आप अपने लिए ये कहते हैं, और आपका मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स जिमी लिटरली कि मैं किस तरह आपकी शख्सियत को मैं जब भी मुल्क में दाखिल होता हूँ किसी भी मुल्क में, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ। और जब आप चाइना क्यों कहते में, हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? जब चाइना में मैं जिंगवा यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू कर रहा था, तो प्रोफेसर खड़ा था चाइनीज़, तालिब इल्म से मैं बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रोफेसर आया, इसने मुझे रोक दिया। उसने कहा वेट। वो आए, उन्होंने माइक पकड़ा, उन्होंने कहा कि मैं चाइनीज़ स्टूडेंट को भी कहूँगा कि वो भी यही कहें कि हम चाइना के सर्वेंट हैं। क्योंकि वो कहता आज तक मैंने किसी को सुना ही नहीं। एग्जांपल ना दूसरे कंट्री में जाके भी। उसने कहा कि आज तक मैंने किसी को सुना ही नहीं कहते हुए कि मैं
ना करूं। मतलब ये इंतहा है ना मोहब्बत की, किसी भी चीज़ के बस तो साथ आप कि समझो आप कि अपने आप मेरी- को बिल्कुल आपने डाउन टू अर्थ, तो आप हैं ही, बहुत ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ हैं, जो आपकी शख्सियत का एक और बड़ा खूबसूरत पहलू है। बस मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क अब बहुत ज़्यादा तरक्की करे और एक अजीम मकाम दुनिया की नज़रों में पा ले, लेकिन वो बातों से तो नहीं होगा ना, वो तो हम सबकी मेहनत से होगा। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह कभी ना कभी पाकिस्तान की बहुत इज्जत होगी सारी दुनिया में, इंशाल्लाह। और बहुत कैसा खूबसूरत देखते मुल्क हैं है। पाकिस्तान का कल, आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? मैं कहता हूँ कभी ना कभी तो पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क बन जाएगा, इज्जत भी होगी उसकी। बस लोग थोड़ा सा यानी कि प्रैक्टिकल काम करें, थोड़ा प्रैक्टिकल सा। काम करें। अच्छा जिमी, आपने दुनिया में तकरीबन हर शहर के अंदर, हर जगह पे आप गए होंगे, आपने सफ़र किया होगा, तरक्की याफ्ता ममालिक में किया होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इंस्पायर भी की होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको देख के कभी आप सोचते होंगे यार ये सब कुछ मेरे कंट्री में क्यों नहीं है, मेरे मुल्क में ये सब जब कुछ आप क्यों नहीं है? बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क में जाओगे ना, तो वहाँ जब आप सड़क पे आते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जब हमारे मुल्क के सड़क पे आते हो ना, तो वो आपको civic समझ आ sense, जाएगी कि बिल्कुल। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम यानी कि अभी वो मंजिल नहीं पाई है, स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी जो अरेंजमेंट है ट्रैवल्स के, वो भी बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्लिनलीनेस में भी हम बहुत पीछे है, लेकिन ये चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन ये फिर नीयत पे है। मैं हमेशा एक अल्फाज यूज़ करता हूँ, सेंटेंस यूज़ करता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत बेहतर होगा जब लोगों की सोच और नीयत बेहतर होगी। सब चीज़ नीयत से होती है। आप जितना मर्जी कर ले, ऐसे हाथ पैर मारने से नहीं होता, नीयत से होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब सारे लोगों की नीयत ठीक हो जाएगी और सोच बेहतर हो जाएगी, तो ये मुल्क भी अजीम हो जाएगा, इसमें ये पीछे नहीं रहेगा, ये आगे ही मुल्क होगा। इंशाल्लाह सब मुल्क इंशाल्लाह। है। बहुत शुक्रिया अगेन, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने अपने इतनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त मैं भी निकाला। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने It's आज an honor इतना for टाइम me. नहीं ट्रैफिक में गुजार के, इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, ना सुबह से कुछ खाया था, फिर भी आपने इतना हौसला किया an कि honor for me. आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।